नमस्कार। राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने 2024 के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पत्र जो है हमारा पेपर 5 का पार्ट 1 इस पर डिस्कशन किया था। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम 2023 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करने जा रहे हैं, है ना। और यहाँ हम प्रयास करेंगे कि इसके क्या संभावित मॉडल उत्तर होना चाहिए था, कैसे उत्तर लेखन हमें करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी किया। 2024 की अपेक्षा 2023 का जो प्रश्न पत्र था ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए थे, जहाँ कुछ सोच विचार करके संतुलित, है ना, उत्तर लेखन करने की आवश्यकता थी। तो उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, है ना, और उनके मॉडल आंसर्स भी किस प्रकार से लिखे जा सकते थे, इस पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 2023 के इस प्रश्न पत्र में, है ना, सबसे पहले 2 नंबर के हमारे खंड पर आते हैं। सेक्शन 1 जो 2 नंबर का पार्ट होता है, यहाँ सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो बहुआयामी गरीबी से संबंधित था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, और प्रश्न बहुत सरल है कि बहुआयामी गरीबी के कौन कौन से प्रतिमान हैं, है ना। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के 3 प्रतिमान होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 पैरामीटर्स ऑफ दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, पहला हेल्थ, स्वास्थ्य, दूसरा एजुकेशन, शिक्षा, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन निर्वाह स्तर। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ये 3 प्रतिमान, हेल्थ, एजुकेशन और तीसरा है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, पैरामीटर्स पूछा है तो केवल पैरामीटर्स ही बता दिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई जानकारी देना है तो हाल फिलहाल के जो डाटा है इसको लेकर आप जानकारी दे सकते हैं, जैसे नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022-23 में भारत में गरीबी का प्रतिशत, है ना, 11.28% रहा। ठीक है, सर्वाधिक गरीबी, है ना, बिहार, न्यूनतम गरीबी केरल, इस प्रकार से, है ना, तथ्यात्मक चीजों की जानकारी भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स पूछा है तो 3 पैरामीटर्स होते हैं, ये हमने बता दिया, और कुछ, है ना, इससे रिलेटेड जो फैक्ट है ये भी बता दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न, देखभाल अर्थव्यवस्था और मौद्रिक अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, व्हाट इज केयर इकोनॉमी एंड व्हाट इज मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। ठीक, तो देखिए केयर इकोनॉमी क्या होता है। केयर इकोनॉमी, है ना, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां है ना, अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक या कम वेतन, ठीक है, कम वेतन के कार्य किए जाते हैं, है ना। ये कह लीजिए कि देखभाल अर्थव्यवस्था, है ना, देखभाल अर्थव्यवस्था घरेलू कार्यों से संबंधित एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहां पर, है ना, जहां पर किसी व्यक्ति को कोई निश्चित वेतन प्राप्त नहीं होता, कोई निश्चित वेतन प्राप्त नहीं होता। ये एक, है ना, अवैतनिक आर्थिक प्रणाली है। मुख्यतः जो घरेलू कामकाजी महिलाएं जो घर की कार्य करती है ना, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर की साफ सफाई करना हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे वो बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना हो, है ना, इस प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें कोई वेतन प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो
केयर इकोनॉमी, है ना, या देखभाल अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी प्रणाली है जहां पर घरेलू काम काजों के लिए अवैतनिक, ठीक है, या फिर कम वेतन पर ठीक लोग कार्य करते हैं, है ना। और ये व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत स्तर पे यदि हम देखें, है ना, तो व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए ये उपयोगी है, आवश्यक है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी या मौद्रिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, मौद्रिक अर्थव्यवस्था, है ना, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आपको औपचारिक रोजगार प्रदान करे, है ना, औपचारिक रोजगार प्रदान करे, जहां पर एक निश्चित, है ना, वेतन स्तर होता है, जहां पर एक निश्चित कार्य का, है ना, कार्य करने का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कार्यकाल होता है, ठीक है, जहां पर वित्तीय लेन देन, है ना, किया जाता है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मौद्रिक, है ना, अर्थव्यवस्था या मोनेटाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। तो घरेलू देखभाल से जुड़े कार्य जिसपे कोई वेतन प्राप्त नहीं होता या न्यूनतम वेतन प्राप्त होता है, इन्हें देखभाल अर्थव्यवस्था, है ना। और जो आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जहां पर एक निश्चित वेतन स्तर होता है, जहां पर एक निश्चित कार्यकाल होता है ना, जहां पर वित्तीय लेन देन किए जाते हैं, इसको कहा जाता है क्या? मोनेटाइज्ड इकोनॉमी या मौद्रिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। तीसरा प्रश्न मुद्रास्फीति से पूछा गया था। मांग जनित, लागत जनित और संरचनात्मक मुद्रास्फीति को समझाइए, ठीक है। तो इनकी परिभाषाओं को ही, है ना, यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है, ठीक है। लेकिन हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द सीमा को भी ध्यान रखना है, 30 शब्द में ही तीनों चीजों को बताना है। तो संक्षिप्त में, है ना, हम इनकी परिभाषाओं को यहाँ पर स्पष्ट करें, ठीक है, कि डिमांड पुल या मांग जनित, है ना, मुद्रास्फीति से आशय है वस्तुओं और सेवाओं की, है ना, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में होने वाली वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति, ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में होने वाली वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति, इसे मांग जनित कहते हैं, है ना। प्रायः, है ना, प्रायः आय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ठीक है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये, है ना, भ्रष्टाचार, ये भी एक कारण है, भ्रष्टाचार, ये मांग जनित मुद्रास्फीति के कारक है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज in public expenditure, increase in corruption, these are the factors of demand pull inflation, ठीक है। लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन लागत में वृद्धि, वस्तुओं एवं सेवाओं के क्या? उत्पादन लागत या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, में होने वाली वृद्धि से, ठीक है, निर्मित मुद्रास्फीति को लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। और संरचनात्मक मुद्रास्फीति से आशय क्या है? तो बुनियादी ढांचाओं या बुनियादी आधारभूत संरचनाओं के अभाव से, है ना, बुनियादी आधारभूत संरचनाओं के अभाव से, ठीक है, निर्मित होने वाली मुद्रास्फीति को हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। बुनियादी आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़क, बिजली, है ना, सड़क, बिजली, पानी, ठीक है, इन बुनियादी आधारभूत संरचनाओं के अभाव से जो महंगाई बढ़ती है, इसे कहा जाता है क्या? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या संरचनात्मक मुद्रास्फीति, ठीक है। अगला प्रश्न, बहुआयामी निर्धनता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है। तो देखिए, यहां पर बहुआयामी निर्धनता को हमें समझाना है ना। तो बहुआयामी निर्धनता किसे कहते हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के
है ना द्वारा गरीबी का मापन, गरीबी का मापन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी या बहुआयामी निर्धनता से किया जाता है। ठीक है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को, सस्टेनेबल, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है, ध्यान रखते हुए गरीबी का आकलन किया जाता है। भारत में नवंबर 2021, भारत में, है ना, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा सर्वप्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सूचकांक के तर्ज पर जारी किया गया, जिसके 3 मापदंड होते हैं, है ना, जिसके 3 मापदंड होते हैं, जिस पर अभी हमने चर्चा भी किया। क्या क्या? हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कुल, है ना, यहां पर आप ये जरूर बता दीजिए कि कुल 12 सतत विकास के लक्ष्यों को इन 3 आधार में, है ना, इन 3 आधार पर, है ना, उन लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाता है और इसके आधार पर बहुआयामी गरीबी का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो कुल कितने लक्ष्य है, कुल कितने इसमें सतत विकास के लक्ष्यों को शामिल किया गया है? 12, है ना। ठीक है, अगर इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, स्पेस क्योंकि हमारे पास उतना नहीं है कि इन 12 लक्ष्यों का आप डिटेल में बता सके, है ना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए ये जरूर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा, है ना, गरीबी का जो आकलन है ये बहुआयामी गरीबी से किया जाता है या बहुआयामी निर्धनता से किया जाता है। नवंबर 2021 से संयुक्त राष्ट्र के तर्ज पर नीति आयोग के द्वारा भी, है ना, भारत में बहुआयामी गरीबी का आकलन किया जा रहा है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पर, जिसमें सतत विकास के 12 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जिसमें सतत विकास के 12 लक्ष्यों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में न्यूट्रिशन, फिर चाइल्ड एडोलसेंट, मॉर्टेलिटी, ठीक है, मैटरनल हेल्थ, ठीक। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, ठीक है, फिर है सैनिटेशन, स्वच्छता, सैनिटेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये, है ना, 12 सतत विकास के मापदंड है जिनको, है ना, 3 आधार पर, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पर, है ना, उपयोग में लाया जाता है।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी या बहुआयामी निर्धनता के माप के लिए। ठीक है, तो 2 नंबर में ये 4 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए थे, है ना। सबसे पहला कि बहुआयामी गरीबी के कौन कौन से प्रतिमान हैं, तो केवल प्रतिमान के नाम बस हमें यहाँ बताना था। देखभाल अर्थव्यवस्था और मौद्रिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, दोनों की परिभाषाओं को स्पष्ट करना था। मांग जनित, लागत जनित और संरचनात्मक मुद्रास्फीति, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, ये समझाना था। और फिर बहुआयामी निर्धनता से आप क्या समझते हैं, तो बहुआयामी निर्धनता क्या है ना, इस पर ठीक संक्षिप्त में एक लेख लिखना था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेक्शन 2 पर, है ना, जहां 4 नंबर के प्रश्न किए जाते हैं। चलिए 4 नंबर में पहला प्रश्न पूछा था, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य समझौताकारी समन्वयन को लिखिए। ठीक है, राइट ऑन ट्रेड ऑफ रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के इस ट्रेड ऑफ रिलेशन को स्पष्ट किया इकोनॉमिस्ट A.W. फिलिप्स ने, जिनके सिद्धांत को पॉपुलरली हम फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिलिप्स ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया और किस पीरियड के बिटवीन, तो 1876 से लेकर 1951 के मध्य। ठीक है, और इस अध्ययन के, है ना, आधार पर इन्होंने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया जिसको एक ग्राफ के माध्यम से इन्होंने, है ना, समझाया, जहां पर ये वाई एक्सिस इन्फ्लेशन को दर्शा रहा है और एक्स एक्सिस ये दर्शा रहा है किसे, अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को। ठीक है, तो फिलिप्स ने कहा कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य, है ना, एक इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, जहां हम ये देखते हैं कि जब मुद्रास्फीति की दर, है ना, उदाहरण के लिए ले रहा हूं 6%, मुद्रास्फीति की दर अधिक है, तो ऐसे में हमें ये प्राप्त होगा या ये देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी की दर कम है। और इसी के विपरीत जब मुद्रास्फीति की दर अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो फिलिप्स ने, है ना, हमें यह बताया कि इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक, इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। उच्च मुद्रास्फीति होने पर बेरोजगारी कम होगी और निम्न मुद्रास्फीति होने पर बेरोजगारी अधिक होगी। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने, है ना, विकसित अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति मांग जनित होती है। ठीक है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति में ये हमें रिलेशन देखने को मिलता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के केस में, है ना। ठीक है, क्योंकि अगर 6% की मुद्रास्फीति है फॉर एग्जांपल, और ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मांग जनित है ना, तो मांग जनित मुद्रास्फीति से सीधा आशय यही होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक है
अब स्वाभाविक सी बात है, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक होगी तो निवेश भी अधिक होगा, निवेश अधिक होगा तो उत्पादन भी अधिक होगा, है ना। और जब निवेश और उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि रोजगार सृजन, है ना, अधिक होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना, यदि हो रहा है, रोजगार, है ना, कि नए अवसर लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक, इसी के विपरीत जब मुद्रास्फीति कम हो, ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कोई खासी वृद्धि हमें देखने को नहीं मिल रही है ना जी। अब जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कोई अच्छी खासी वृद्धि नहीं है तो निवेश और उत्पादन प्रभावित होगा, निवेश और उत्पादन प्रभावित होगा तो रोजगार सृजन कम होंगे या नहीं होंगे या स्थिर हो जाएंगे, और इससे बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक ट्रेड ऑफ रिलेशन कहलाता है, किसके बीच, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, है ना। इस प्रश्न में एक चीज ध्यान रखिएगा कि लास्ट में एक पॉइंट हम ये जरूर बताएं कि फिलिप्स का यह सिद्धांत, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौती लागत जनित मुद्रास्फीति है ना। और ये केवल भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए कहना चाहिए कि सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष जो मेजर चैलेंज होता है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है मुख्यतः, है ना। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहां पर कई सारे कारण होते हैं, तकनीकी बाधाएं होती है जिसके कारण उत्पादन लागत हमारा बढ़ता है ना, निवेश और नवाचार, इनोवेशन, है ना, में कमी, ये सभी कारण होते हैं जिसके कारण, है ना, जिसकी वजह से उत्पादन लागत बढ़ता है। तो ये चीज जरूर बताइए कि फिलिप्स का यह जो सिद्धांत है ना, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः लागत जनित मुद्रास्फीति का सामना कर रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। भारत में गरीबी की सीमा एवं कारणों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा किसे कहते हैं, है ना, तो इसे कैसे परिभाषित करें। देखिए, इसे इस तरह से, है ना, हम परिभाषित करें या इस तरह से इस उत्तर की शुरुआत करें कि भारत में, स्पष्ट कर दीजिए, है ना, भारत में, क्योंकि गरीबी रेखा के मापदंड अलग अलग देशों के, है ना, अलग अलग होते हैं, तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको लेकर चले। ठीक है, भारत में, है ना, नीति आयोग के अनुसार, ऐसा लिखे, नीति आयोग के अनुसार भारत में गरीबी रेखा एक ऐसा मापदंड है ना, एक ऐसा मापदंड है जो यह दर्शाता है, ठीक है, जो यह दर्शाता है कि देश की कुल जनसंख्या का एक निश्चित भाग या एक निश्चित हिस्सा, ठीक है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य नहीं है ना। गरीबी रेखा यह दर्शाता है ना, कि देश का, है ना, देश की कुल आबादी का एक निश्चित भाग या एक निश्चित हिस्सा अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये 5 चीज, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, क्वालिटीफुल एजुकेशन, और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य नहीं होता है। ठीक है, इस गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में आय के आधार पर न करके न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। आय के आधार पर न करके
है ना, न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। हाल फिलहाल का यदि कोई रिपोर्ट है तो वो आप इस पे जिक्र कर सकते हैं, जैसे है ना अभी का अप्रैल 2000 है ना 25 का ये रिपोर्ट आया था वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कि भारत में, ठीक है, भारत में अभी पावर्टी रेट 5.75% है, मतलब देश की कुल आबादी के 5.57% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक, यही जो डाटा है 2011-12 में 27% हुआ करता था। ठीक है, 2011-12 में, है ना, यही 27% हुआ करता था। तो ये 27% से घटकर अब कितना हो गया है, 5.75%। ठीक है, भारत में, है ना, गरीबी की सीमा से आशय क्या है, गरीबी का निर्धारण, है ना। तो भारत में आधिकारिक तौर पर गरीबी का निर्धारण वर्ष 2009 में आई तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पर किया जाता है, जहां उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए, है ना, न्यूनतम उपभोग व्यय का निर्धारण किया है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तेंदुलकर कमेटी ने 816 रुपए निर्धारित किए हैं, और शहरी क्षेत्र के लिए कितना, 1000 रुपए। शहरी क्षेत्र के लिए कितना, 1000 रुपए, है ना। तो है ना 1000 और ये 816, ध्यान रखिएगा कि ये प्रति व्यक्ति मासिक न्यूनतम उपभोग व्यय है ना। 816 ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 1000 किसका, शहरी क्षेत्र के लिए। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत यदि कोई व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 816 रुपए भी खर्च मंथली नहीं कर पा रहा है, तो उसे गरीबी रेखा के नीचे, है ना, रखा जाएगा। और शहरी क्षेत्र में यदि, ठीक, कोई व्यक्ति 1000 रुपए भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए खर्च नहीं कर पा रहा है, तो उसे भी, है ना, गरीबी रेखा के नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो भारत में गरीबी का निर्धारण 2000 आधिकारिक तौर पर 2009 के इस तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में गरीबी के आकलन के लिए नवीन मापदंड भी बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिस पर हमने चर्चा किया, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का, है ना। तो इस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का भी, है ना, आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, फिर रही बात कारणों की, ठीक है, तो कारणों में, कॉजेज में कई सारे कारण हैं। जिसका जिक्र आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में गरीबी के जो मुख्य कारण है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक प्रमुख कारण है। ठीक है, दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन या इलिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी। ठीक है, फिर एक कारण लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लैक ऑफ एजुकेशन, है ना, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप
उद्यमशीलता का अभाव जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक कारण है ना, एक कारण हम गरीबी का यह भी कह सकते हैं कि भारत में गरीबी का एक मुख्य कारण इसका सोशल स्ट्रक्चर है ना, सामाजिक भारत की जो सामाजिक संरचना है ये भी है ना गरीबी का एक मुख्य कारण हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेरोजगारी है, एग्रीकल्चरल सेक्टर का पिछड़ापन है, बहुत सारे कारण है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सभी बेरोजगारी के प्रमुख कारक है, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो एक डाटा के अनुसार विगत 45 वर्षों में, है ना, विगत 45 वर्षों में भारत का औसतन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है वो 2.2% रहा है, ठीक है, वार्षिक 2.2 है ना प्रतिशत वार्षिक, ठीक है, औसतन पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है, ठीक है। तो तीव्र जनसंख्या की वृद्धि ये एक प्रमुख कारण बन जाती है, ठीक है। इलिटरेसी, एजुकेशन, है ना, अभी हमने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया है, कई सारे बदलाव हम अपने शैक्षणिक व्यवस्थाओं में अब हम कर रहे हैं, लेकिन एक जो लंबे अंतराल की ये जो शैक्षणिक व्यवस्था रही है ना, जिसमें कौशल विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, केवल किताबी ज्ञान पर ही हम केंद्रित रहे, ये एक बड़ा कारण है ना बना, ठीक है, किसके लिए, बेरोजगारी और गरीबी के लिए, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी ये दोनों एक दूसरे के कारक है ना। बेरोजगारी और गरीबी ये दोनों एक दूसरे के कारक है ना। अगर बेरोजगारी की दर अधिक है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो जीवन निर्वाह स्तर है वो बहुत ही निम्न है ना। जीवन निर्वाह स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, है ना, ये बहुत ही निम्न है। हम, ठीक है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी, तो इस निरपेक्ष गरीबी के जाल में हम फंसे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कौशल युक्त शिक्षा का अभाव होता है जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। फिर उद्यमशीलता का अभाव, ठीक है, उद्यमशीलता का अभाव होना ये भी एक कारक है, क्योंकि इससे स्वरोजगार प्रभावित होता है ना। यदि उद्यमशीलता ही नहीं है तो स्वरोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, स्वरोजगार के अवसर कम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है ना, कि रोजगार पर दबाव बढ़ने लगेगा, है ना, और ऐसे में गरीबी का निराकरण नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा कास्ट सिस्टम है, ठीक है, ये आज भी, है ना, कास्ट सिस्टम आज भी इतना हावी है ना, कि कई सारे कह लीजिए आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का ये कारण बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कास्ट प्रथा, ये जो कास्ट सिस्टम चले आ रही है जिसमें जन्म से ही व्यक्ति के कार्य निर्धारित होते हैं, आज भी उन पिछड़े वर्ग के लोगों को, है ना, आज भी वो समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है ना। उन्हें वो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं, है ना, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। वे मजबूर होते हैं परंपरागत व्यवसाय या परंपरागत कार्यों को करने के लिए, ये भी एक गरीबी का कारण बनता है, ठीक है। दूसरा कृषि क्षेत्र, है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। आज भी एक बड़ी आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है, ठीक है। आज भी कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में, ठीक है, लोग अत्यधिक निर्भर हैं, बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी है इस सेक्टर में, लेकिन इसके योगदान की बात करें, है ना, तो इसका योगदान सबसे कम है, ठीक है। डिपेंडेंसी ज्यादा है और योगदान क्या है, कम है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र का पिछड़ा होना ये भी गरीबी का कारक माना जाता है, ठीक है। तो कॉजेज की बात करें, है ना, तो ये सभी कॉजेज हैं जिसका जिक्र हम इस उत्तर में कर सकते हैं, ठीक है।
तो दो चीजें पूछी गई थी यहाँ पर कि गरीबी रेखा क्या होता है, गरीबी रेखा को कैसे परिभाषित करना है, और दूसरा कि गरीबी की सीमा है ना। तो यहाँ पर आप तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट या इंडेक्स का आप जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। और फिर रही बात कारणों की, तो गरीबी के है ना इन कारणों का जिक्र आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में ये दो प्रश्न पूछे गए थे भारतीय अर्थव्यवस्था से। ठीक है, पहला फिलिप्स कर्व से संबंधित था और दूसरा गरीबी रेखा से, और साथ में गरीबी के आकलन और कारणों से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। चलिए, तो सेक्शन 3 जो 8 नंबर का सेक्शन होता है हमारा, 100 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पर दो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे 2023 के इस प्रश्न पत्र में, है ना। और ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपको सोच विचार कर है ना उत्तर लिखना है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर नहीं लिख सकते, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर आपको संतुलित है ना चीजों को सोच विचार करते हुए उत्तर देना है। जैसे कि ये पहला प्रश्न है ना, पहला जो प्रश्न किया गया था इस सेक्शन 3 में कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था से समावेशी विकास एवं सामाजिक आर्थिक न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है। इस कथन का विवेचन कीजिए। इट इज बियॉन्ड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी टू डिलीवर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए, बाजारवादी अर्थव्यवस्था के अपने कुछ स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं। ठीक है, मतलब संरचनात्मक कुछ बाधाएं हैं जो इस कथन का बिल्कुल समर्थन करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, बट देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज ऑफ रिफॉर्म ऑल्सो इन दिस, है ना, इन दिस मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, है ना। ये स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को दूर किया जा सकता है। ये कहना है ना, ये कहना कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था से कभी भी समावेशी विकास या सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती, ये गलत है ना। ठीक है, इसके अपने कुछ स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं, कुछ संरचनात्मक बाधाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन संरचनात्मक बाधाओं को है ना अभी वर्तमान की परिस्थितियों, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इन संरचनात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता है ना, कुछ सुधार या बदलाव के माध्यम से। तो इस प्रश्न के दो पक्ष हैं, एक सपोर्ट या समर्थन में, है ना, जहां पर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि भाई नहीं, ये तो कथन है ना कह लीजिए काफी हद तक सही है कि इससे समस्याएं तो जुड़ी हैं, लेकिन हमें यह भी बताना है ना कि इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप यहां पर इस प्रकार से दे सकते हैं, है ना, कि एडम स्मिथ द्वारा लिखित ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशन में सबसे पहले बाजारवादी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, है ना। इस बाजारवादी अर्थव्यवस्था के कुछ संरचनात्मक बाधाएं हैं जिससे, है ना, जिससे समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय की संभावनाएं कम हो जाती है, परंतु वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो एक परिचय हो गया। उसके बाद फिर है ना क्या ये संरचनात्मक बाधाएं हैं, है ना, इस पर हम बात करें। ठीक, तो समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है ना। इसके समर्थन में हम क्या कहेंगे कि हाँ, क्योंकि ये एक प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी है, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका अंतिम उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, और जहां कहीं पर भी है ना अंतिम उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य लाभ अर्जित करने का हो, वहां सामाजिक आर्थिक न्याय, वहां समावेशी विकास है ना की कल्पना भी करना व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी में सोसाइटल जो वैल्यूज हैं, है ना, ये अंडरमाइन हो जाते हैं, वो दब जाते हैं।
ठीक है, और एकमात्र लक्ष्य होता है क्या, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। दूसरा पूंजी का संकेंद्रीकरण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, है ना। एक एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन पूंजीपतियों या कैपिटलिस्ट के हाथों में होता है, ठीक है। इससे इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता बढ़ने लगती है ना, और इससे सामाजिक, है ना, सामाजिक कार्यों का वित्तीय पोषण भी, सोशल प्रोग्राम्स का जो फाइनेंशियल फंडिंग है ये भी प्रभावित होता है, ठीक है। फिर तीसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, है ना, पर्यावरणीय समस्याएं। तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक बाजारवादी अर्थव्यवस्था जहां उद्देश्य लाभ अर्जित करना हो, है ना, उन्हें पर्यावरणीय समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वे पर्यावरणीय संकट या पर्यावरणीय समस्याओं को दरकिनार करते हुए उद्योगों की स्थापना करते हैं, है ना, अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए संसाधनों का, है ना, अत्यधिक दोहन करते हैं, जिससे भविष्य में पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हो गया। फिर सामाजिक प्रॉब्लम, है ना, सोशल प्रॉब्लम, कि समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है ना, एक उच्च आय वर्ग और एक निम्न आय वर्ग, ठीक है। जो पूंजीपति वर्ग होते हैं या पूंजीपति होते हैं कैपिटलिस्ट, ये उच्च आय वर्ग में आते हैं। लेबर, है ना, और कृषक मजदूर ये निम्न आय वर्ग में। तो ये समाज को बांटने का काम करता है ना। पूंजीवाद या बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है ये हमेशा से समाज को इसने बांटने का ही काम किया है, ठीक है। इससे समाज को उच्च आय और निम्न आय दो वर्गों में बांटा है, जिससे सामाजिक दूरियां बढ़ी हैं सॉरी, जिससे, है ना, सामाजिक द्वेष की भावनाएं बढ़ी है ना, सामाजिक अशांति बढ़ी है। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। फिर एक समस्या है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म किसे कहते हैं, जहां कुछ एक पूंजीपति वर्ग के हित के लिए देश की, है ना, देश की राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जा रहा हो, है ना, या देश की जो राजकोषीय नीति है ना, वो किसी एक पूंजीपति वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हो, इसे कहा जाता है क्या, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो इन सभी समस्याओं को देखकर हम ये, है ना, जरूर कह सकते हैं कि समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, है ना, या उसकी उम्मीद करना, कल्पना भी करना व्यर्थ है, ठीक है। लेकिन इसमें सुधार भी किया जा सकता है, ठीक। और कैसे सुधार किया जा सकता है, तो सबसे पहले, है ना, हम इसमें सुझाव दें कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सुधार करना, इसे और इंप्रूव करना, बेहतर करना, है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो बनाए गए प्रावधान है ना, इन प्रावधानों में, ठीक है, बदलाव करना, जिससे कि अधिक से अधिक सामाजिक हित, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। समझे बात, है ना। जैसे सोशल सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, है ना, जो 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट का मापदंड आपने बना रखा है, उसको आप, है ना, 1 करोड़ करिए, है ना। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 5 करोड़ का जिनका नेट प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन 1 करोड़ भी अगर ये हो रहा है या 4 करोड़ भी हो रहा है, तो वो सोशल सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। 4.5 करोड़ हो रहा है तो भी वो सीएसआर के बाहर है। सीएसआर के तहत कई सारे, है ना, सामाजिक हित के काम किए जाते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, है ना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अधोसंरचना के विकास के लिए दिया गया योगदान हो, ठीक है। तो यहाँ पर, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट का हमने, है ना, लिमिट बना रखा है, उसे हम यदि कम करते हैं तो इससे और भी बहुत सारी कंपनियां इसके दायरे में आएंगी, और इससे सामाजिक आर्थिक, है ना, जो कह लीजिए न्याय है, इसे बल मिलेगा, है ना, और इससे लोगों का हित होगा, ठीक है। तो सीएसआर में बदलाव करने की आवश्यकता है। फिर केवल सार्वजनिक संस्थाएं ही क्यों, निजी कंपनियों को भी आरटीआई के दायरे में लाइए, है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक, आरटीआई के प्रत्यक्ष दायरे में नहीं आते, ठीक है। जो पब्लिक अथॉरिटीज है ये आरटीआई के दायरे में आती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आरटीआई के दायरे से बाहर
है ना। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें भी लोगों का ही पैसा लगा है, वे शेयर्स खरीद कर, है ना, अपनी बहुमूल्य पूंजी को इन कंपनियों में निवेश किए हैं। ठीक है, तो आरटीआई के दायरे में इन्हें लाना, है ना, मतलब उत्तरदायित्व, पारदर्शिता में वृद्धि लाना। और जब उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में वृद्धि होगी, है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं ये केवल, है ना, व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ के बारे में भी, है ना, सोच विचार करेगी। ठीक है, तो इन्हें आरटीआई के दायरे में लाने से एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमें बढ़ावा देना होगा, है ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, इसमें विस्तार, हालांकि सरकार इसमें विस्तार कर ही रही है, लेकिन इसमें एक व्यापक, है ना, विस्तार की आवश्यकता है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जा सके, है ना, जिससे आय की जो असमानता है, इनकम इनइक्वालिटी है ना, इसे कम करने में, ठीक है, ये सहयोगी साबित हो। ठीक है, चौथा विकल्प ये है सुधार का, प्लेस बेस्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजीज। प्लेस बेस्ड, है ना, केवल एक ही राज्य विशेष पर केंद्रित ना होकर अलग अलग, है ना, कंपनियों के उनके कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों में स्थापना करने से, है ना, सामाजिक आर्थिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ना। वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कुछ एक राज्य ऐसे हैं जो, है ना, औद्योगिक राज्य है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो। ठीक है, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जो आज भी बहुत पिछड़े हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे हमारा ही राज्य छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, उड़ीसा हो, है ना। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों का पर्याप्त भंडार है, संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी औद्योगिक मामले में हम पीछे हैं, है ना। तो औद्योगिकीकरण की नीति में एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। अब इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो प्लेस बेस्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी को फॉलो करे। ठीक है ना, जहां पर जिस प्रकार के संसाधन है वहां पर वैसे उद्योगों की स्थापना करे, है ना। एक प्रकार से समावेशी विकास को, एक समावेशी विकास या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए औद्योगिकीकरण की नीति में बदलाव करना यह आवश्यक। ठीक है, फिर टैक्स रिफॉर्म्स और ग्रीन फंड जैसे इनिशिएटिव, है ना। टैक्स रिफॉर्म्स जहां पर कह लीजिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है, या फिर भारत के ही जो बड़े कंपनियां हैं, ठीक है, इन कंपनियों पर अपेक्षाकृत, है ना, जो छोटी कंपनियां हैं, है ना, या घरेलू जो स्टार्टअप्स हैं, इनके अपेक्षाकृत, है ना, इनके जो टैक्स रेट्स हैं, ठीक है, उन टैक्स रेट्स में बदलाव करना, ताकि जो टैक्स का भार है वो बड़े कंपनियों पर रहे, घरेलू और लघु उद्योगों पर या स्टार्टअप्स पर टैक्स का भार कम रहे। ग्रीन फंड जैसे इनिशिएटिव इन कंपनियों से, है ना, इन कंपनियों से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने के वो लेकर ग्रीन फंड जैसे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम इस प्रश्न को एक संतुलित, है ना, संतुलित आधार पर इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करें। ठीक है, जहां जहां हम बाजारवादी अर्थव्यवस्था के लूप होल्स को भी हमने बता दिया और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है ना। तो हम पूर्णतः इस कथन के समर्थन में भी नहीं रहेंगे और ना ही पूर्णतः इसका हम विरोध में रहेंगे। तो समर्थन में भी बताना है और सुधार में भी इसके प्रावधानों का जिक्र करना है। ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न ये किया गया था 8 नंबर में, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गया था, एनालिटिकल क्वेश्चन है, जहां पूछा गया कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में जब तक निरपेक्ष गरीबी घट रही है तो बढ़ती हुई असमानता कोई गंभीर चुनौती नहीं है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, है ना। एज लॉन्ग एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग, राइजिंग इनइक्वालिटी इज नॉट अ क्रूशियल या क्रिटिकल चैलेंज इन एन इमर्जिंग इकोनॉमी। एनालाइज दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं आप लोगों को, है ना, कि हमें ज्यादातर जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक बैलेंस हमें बनाकर रखना होता है।
है ना, हम किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में प्रस्तुत नहीं कर सकते, एक संतुलन प्रस्तुत करें। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, जिसका जिसे कह लीजिए, है ना, हम पूरी तरह से, ठीक है, जिसे हम पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक, इस बात में, है ना, इस बात में कोई सच्चाई ऐसी नहीं है कि हम एक तरफ निरपेक्ष गरीबी को कम कर रहे हैं या निरपेक्ष गरीबी घट रही है तो हम असमानता को स्वीकार कर लें। समझे बात? ठीक है, आप इसे डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ एक चीजें ऐसी रहती हैं कि यदि वो गलत है तो है, और उसको हम पूरी तरह से गलत साबित कर ही दे। समझे बात? अगर जब हम एक स्टैंड ऐसा ले रहे हैं, है ना, कि अगर ये गलत है, ये स्टेटमेंट तो है, ठीक, तो गलत है ये भी कहें और फिर उसको पूरी तरह से गलत साबित भी करें। ठीक है, क्योंकि देखिए, हम निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसका संबंध मूलभूत आवश्यकताओं से होता है, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, हम इस आधार पर कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जा रही हैं, इस आधार पर हम आय की असमानता या इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ने नहीं दे सकते, है ना। अगर केवल हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा करना है, तो ये मानवीय जीवन यापन का कोई मापदंड नहीं है। समझ बात, है ना। एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए केवल रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूरा कर लेना ही अहर्ता या कोई कंडीशन नहीं है ना। तो हम इसे स्वीकार कर लें, इस बात पर कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है ये चल जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो घट रही है ना। इसका हमें खुलकर विरोध करना है, क्योंकि इसका आप, है ना, समर्थन में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इसे डिफेंड नहीं कर सकते, है ना। तो हम ये स्पष्ट कर दे परिचय में ही, ठीक है, कि किसी है ना, उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निरपेक्ष गरीबी का घटना और असमानता का बढ़ना ये एक अच्छा संकेत नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निरपेक्ष गरीबी का घटना ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन दीर्घकाल में, है ना, दीर्घकाल में असमानता की वृद्धि ये अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। ठीक है, और कैसे हो सकता है ना, फिर उसको हम विश्लेषण करें अलग अलग आधारों पर। ठीक है, तो पहला, राइजिंग इनइक्वालिटी कैन हिंडर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, दीर्घकालिक विकास के समक्ष ये एक बड़ी बाधा या चुनौती प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्योंकि हम मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन जो उच्च आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के बीच की जो बढ़ती दूरी है, ये जो गैप है, इसे भविष्य में हम कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और जब हम भविष्य में, है ना, इस गैप को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो हम कभी भी समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, दूसरा कि राइजिंग इनइक्वालिटी कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट, है ना, राइजिंग इनइक्वालिटी कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट। ठीक है, जहां बढ़ती हुई असमानता, है ना, से सोशल अनरेस्ट की स्थिति निर्मित होती है ना, जहां कह लीजिए समाज, है ना, उच्च आय वर्ग और निम्न आय वर्ग में बढ़ने के कारण सामाजिक द्वेष की भावना जो है ये बढ़ जाती है ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, फिर पॉलिटिकली जो कह लीजिए रणनीतियां होती हैं, है ना, ये रणनीतियां, ठीक है, दो अलग अलग आधारों में बढ़ जाती है। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज में बदलाव होता है, सामाजिक बदलाव होता है। ठीक, तीसरा, इट अफेक्ट्स हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। ठीक है ना, इनइक्वालिटी या असमानता का बढ़ना मतलब, है ना, मतलब ये है कि हम, है ना, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने, केवल मूलभूत नहीं, जैसे कि मैंने बताया, एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हम उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे,
तो जब इन आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जब हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन होता है ना, अन्य फैमिली के प्रेशर्स होते हैं, तो इससे हमारा स्वास्थ्य का स्तर भी गिरता चल जाता है ना। इससे हमारे जो युवा वर्ग है इनमें स्ट्रेस या तनाव, है ना, कि कह लीजिए केसेस बढ़ने लगते हैं, हाइपरटेंशन के केसेस बढ़ने लगते हैं। तो ये हेल्थ और वेलबींग के लिए भी बेहतर नहीं है ना। इट कैन एग्रेवेट पॉवर्टी ट्रैप्स, ठीक है ना, एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी या गरीबी का दुष्चक्र, है ना, की अवधारणा हम पढ़ते हैं गरीबी बेरोजगारी वाले इस चैप्टर में, उसका जिक्र आप यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, कि भले ही निरपेक्ष गरीबी दूर हो चुकी हो, है ना, लेकिन इस आय की असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम गरीबी के दुष्चक्र में फंसे होते हैं, है ना, इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में हम फंसे होते हैं, ठीक है, जहां पर एक तरफ आर्थिक विकास की गति तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरे तरफ असमानताएं भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना, दूसरे तरफ असमानताएं भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर इट कैन डिसरप्ट रिसोर्स एलोकेशन, है ना, भाई संसाधनों का आवंटन भी प्रभावित होगा। जिन संसाधनों का उपयोग गरीबों के हित के लिए हो, गरीबों के उत्थान के लिए हो, है ना, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हो, उन संसाधनों का उपयोग अब पूंजीपति वर्ग के हित के लिए किया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, पूंजीपतियों के, है ना, आधार पर हम संसाधनों का आवंटन करने लगेंगे। तो इससे सामाजिक सुरक्षा, जो सोशल सिक्योरिटी है, ये प्रभावित होगी, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो आवश्यकताएं हैं, ये कह लीजिए बेहतर या नहीं हो पाएंगे, गुणवत्ता युक्त नहीं हो पाएंगे, है ना, क्योंकि हमने हमारे जो संसाधन है, जो सीमित संसाधन है, उसको हमने केवल एक क्षेत्र विशेष पर या व्यक्ति विशेष पर केंद्रित कर रखा है, ठीक है। तो ये सभी समस्याएं हैं जो जुड़ी है किससे, असमानता से, इनइक्वालिटी से, है ना। तो केवल निरपेक्ष गरीबी के घट जाने से हम बढ़ती हुई असमानता को स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारे लिए गंभीर चुनौती है, और हमारा जो आर्थिक मॉडल होना चाहिए, वो आर्थिक मॉडल गरीबी को दूर करने के साथ साथ असमानता को कम करने पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रस्तुत करना था, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले सेक्शन की ओर, जो हमारा लास्ट सेक्शन है। चलिए, तो 15 नंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा गया जो प्रश्न था, वो भारत के प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन @2047 2047 से लिया गया था, है ना, कि एक्सप्लेन द विजन ऑफ विकसित भारत @2047 ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए, इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, है ना, हम प्रस्तुत करें, ठीक। सबसे पहले तो एक परिचय, इसका संक्षिप्त परिचय, है ना, कि कब और कैसे किस आधार पर इस विजन को प्रस्तुत किया गया, है ना, क्या इसके उद्देश्य है ना, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस विजन, इस पर बात करें, है ना, क्या चैलेंजेस हैं ये हमें बताना होगा, और क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, उससे संबंधित, है ना, सुझाव, ठीक है, कि कैसे इन उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो विजन विकसित भारत @2047 या विजन इंडिया @2047 है, ये 2024 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, प्रस्तुत किया गया। ये नीति आयोग के द्वारा कह लीजिए फॉर्मुलेट किया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ना, जो प्रधानमंत्री के इस विजन को पूरा करने पर केंद्रित है, जहां भारत को स्वतंत्रता के 100 साल बाद अर्थात 2047 में एक 30 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी बनाने का, है ना, एक कह लीजिए रोड मैप है, ठीक है। कितने ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमी, है ना, बनाने का ये एक रोड मैप है, जो आगामी
है ना 25 वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जो आगामी 25 वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसमें है ना इस रोड मैप के 3 कह लीजिए कॉर्नर स्टोन्स हैं, है ना, आधार स्तंभ है कि 2047 तक, है ना, भारत को ग्लोबल लीडर बनाना है। किसमें? इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में, नवाचार और तकनीक के क्षेत्र में भारत को, है ना, विश्व गुरु बनाना है, ग्लोबल लीडर बनाना है। ठीक है, फिर एक ऐसा मॉडल, है ना, भारत एक ऐसा विकसित मॉडल हमें, है ना, विश्व के सामने प्रस्तुत करना है जो पूरी तरह से मानव विकास और सामाजिक उत्थान पर केंद्रित हो। किस पर केंद्रित हो? मानव विकास और सामाजिक उत्थान पर। ठीक है, और 2047 तक ठीक भारत को चैंपियन बनाना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, या पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में। ठीक है, तो इन 3 कॉर्नर स्टोन्स या इन 3 आधार स्तंभों पर विजन विकसित भारत @2047 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है? है ना, तो इस विजन विकसित भारत @2047 के, है ना, प्रमुख उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण है इसका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, 2047 तक, है ना, 2047 तक प्रति व्यक्ति आय, एक भारत में प्रति व्यक्ति आय हमने अनुमान किया है 18,000 से 20,000 $। ठीक है, और 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन, कितना? 30 ट्रिलियन $, की इकोनॉमी बनाना है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जो किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता, आर्थिक समृद्धि का एक श्रेष्ठ माप माना जाता है। ठीक है, तो 2047 के लिए हमने एम किया है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो 18 से 20,000 $, के बीच होगा और हमारी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन $, की होगी। ठीक है, फिर दूसरा, फोकस ऑन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पर फोकस, किस चीज को लेकर? बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बेहतर से बेहतर, है ना, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी। ठीक है, जिससे हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक, तीसरा, लिमिट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, है ना, लिमिट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो लोगों के या नागरिकों के जीवन में सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करना, है ना, नागरिकों के जीवन में सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करना। इसका मतलब डिजिटल, है ना, गवर्नेंस को प्रमोट करना और डिजिटल इकोनॉमी स्थापित करना। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना। ठीक, फिर आत्मनिर्भरता, है ना, तो ध्यान रखिएगा कि 2047 तक हम डिफेंस और स्पेस सेक्टर में, ठीक है, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का, है ना, हम रोड मैप बनाए हैं, प्लान किए हैं। ठीक है, ठीक, तो डिफेंस और स्पेस सेक्टर में पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भरता के गोल को अचीव करना। फिर यूथ को एम्पावर करना। ठीक है, कैसे? तो कौशल विकास, है ना, और रोजगार सृजन। ठीक, तो भारत का, है ना, जो युवा वर्ग है, ठीक है, इस युवा वर्ग को ध्यान रखते हुए कौशल विकास की जो योजनाएं हैं, है ना, का पॉलिसीज प्रोग्राम्स है, इसको एफिशिएंटली ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर, है ना, लागू करना। ठीक, और साथ में, है ना, निवेश को बढ़ावा देते हुए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हुए रोजगार के इन युवाओं को नए अवसर प्रदान करना। ठीक है, और छठवा उद्देश्य है फॉस्टरिंग ग्रीन ग्रोथ, है ना। ग्रीन ग्रोथ से आशय क्या है? ग्रीन ग्रोथ से आशय है कि नवीनीकृत, है ना, जो ऊर्जा क्षमता है, इन नवीनीकृत ऊर्जा क्षमताओं को और बढ़ाना, है ना। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन जो हमारे तापी ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जहां हम बड़े पैमाने पर कोयला का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं, इसे घटाना
और नवीकरणीय ऊर्जाओं के, है ना, साधनों की खोज करना, उसकी निर्भरता बढ़ाना, है ना। तो इस क्षेत्र में हम न केवल सोलर पावर बल्कि विंड एनर्जी और हाइड्रोजन पर भी, है ना, कार्य कर रहे हैं कि ये भविष्य की हमारे ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये इस विजन 2047 के उद्देश्य है ना। फिर चैलेंजेस की बात करें, है ना, तो क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, इस विजन के समक्ष। तो पहला है मिडिल इनकम ट्रैप, है ना। ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको परिभाषित करता है कि एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति है जहां पर जो ट्रांजिशन, है ना, जो ट्रांजिशन एक कह लीजिए एक डेवलपिंग मिडिल इनकम वाली, एक डेवलपिंग इकोनॉमी से, है ना, हाई इनकम वाली एक डेवलप्ड इकोनॉमी के मध्य जो ट्रांजिशन का फेज होता है, इस ट्रांजिशन के फेज में एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर, है ना, आर्थिक वृद्धि जो है वो थम सी जाती है, रुक सी जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप, है ना। और ऐसा अनुमान है कि यदि, है ना, कोई बड़े संरचनात्मक बदलाव नहीं हुए, या जो लक्ष्य हमने रखा है, जो नीतियां हम बना रहे हैं, उसका सही तरह से यदि हम, है ना, पालन नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी इससे समस्याएं हैं उसका निराकरण नहीं करते हैं, तो ऐसा, है ना, अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत, है ना, 5 से 6 हजार US$ पर कैपिटा इनकम के, है ना, बीच कह लीजिए फंस कर रह जाएगा। 5 से 6 हजार US$, है ना, पर कैपिटा इनकम पर जब हम पहुंचे तो फिर हो सकता है कि इसके आगे हमारा आर्थिक विकास बहुत ही धीमा हो जाए, बहुत ही क्या हो जाए, धीमा हो जाए। इसी को कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, दूसरी समस्या है एजिंग पॉपुलेशन, वृद्ध, है ना, वृद्ध जनसंख्या या वृद्ध आबादी। समझ रहे हैं, अभी देखिए भारत, है ना, अब भारत अपने युवा अवस्था में, मतलब 1.4 अरब, है ना, इस देश की जनसंख्या है, और 25 वर्ष से कम आयु वाले अगर हम देखें तो लगभग 40% देश की जो आबादी है ये 25 वर्ष से कम, है ना, आयु वाले लोगों की। तो एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, अभी हम यूथफुल स्टेज में हैं, और इस यूथफुल स्टेज का, है ना, हम जितना फायदा उठा सके भविष्य में हमें उतना ही उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस डेमोग्राफिक फेज में यूथफुल स्टेज के बाद, है ना, एजिंग पॉपुलेशन का स्टेज आता है, और ये सभी अर्थव्यवस्थाओं में हुआ है ना। आज जापान की जो अर्थव्यवस्था है ये अपने एजिंग पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रही है। ठीक है, तो यदि हमने अपने इस यूथफुल स्टेज का सही, है ना, उपयोग नहीं किया, यदि हमने मानव संसाधन, है ना, ह्यूमन रिसोर्स को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया, तो आगे जाकर एजिंग पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या, है ना, बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जो फेज है, अब वो फेज है कि हम यूथफुल स्टेज से एजिंग पॉपुलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा समय आएगा जब भारत में भी, है ना, जापान के तरह वृद्धों की संख्या बढ़ जाएगी। तो वृद्धों की संख्या बढ़ेगी तो इससे हमारा लेबर फोर्स प्रभावित होगा, है ना। इससे जो हमारा कह लीजिए हेल्थ, पेंशन आदि चीजों पर जो खर्च है वो और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये एक बाधा उत्पन्न करता है भविष्य की इस नीति पर, है ना, नीति के समक्ष। फिर टू मेंटेन अ हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, है ना, 2047 तक यदि हम कह रहे हैं कि हमारा पर कैपिटा इनकम 20,000 US$ तक होना चाहिए, हमारी जो इकोनॉमी है ना, ये 30 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमी होनी चाहिए, तो ये तब होगा जब आपका, है ना, वार्षिक वृद्धि दर बहुत उच्च होगा। ठीक, नीति आयोग के अनुसार, है ना, 2000 अगर जो लक्ष्य हमने रखा है तो 2030 से 2040 तक हमारा औसतन वार्षिक वृद्धि दर 8.8% का होना चाहिए। कितना? 8.8, है ना। और 40 से 47 के मध्य, 2040 से 47 के मध्य ये बढ़कर 9.2% होता है। तो इतने हाई ग्रोथ रेट को हमें बनाए रखना होगा
है ना। और जो अभी हम ग्लोबल सिचुएशंस देख रहे हैं, जो ट्रेड वॉर की स्थिति चल रही है ना, जो पॉलिटिकल डिस्टरबेंस की स्थितियां हम देख रहे हैं, ऐसे में है ना इतने उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती होगी भारत के समक्ष। ठीक है। फिर डॉलर रुपी गैप, ये भी एक मेजर चैलेंज है ना, कि रुपया लगातार डिवेल्युएट हो रहा है। ठीक है, रुपए का मूल्य जो है डॉलर के समक्ष गिरता चला जा रहा है, डिवेल्युएशन हो रही है हमारी करेंसी की, है ना। आज की डेट में एक डॉलर की कीमत 86 रुपए 50 पैसे पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो बहुत तेजी से रुपए का मूल्य गिर रहा है। तो रुपए का मूल्य गिरना, है ना, या मुद्रा अवमूल्यन होना, ये बहुत ही गंभीर समस्या प्रस्तुत करती है। चाहे वो आपका भुगतान संतुलन के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण से हो, है ना, विनिमय दर एक्सचेंज रेट के दृष्टिकोण से हो, तो कई सारी समस्याएं यहाँ से जुड़ी होती हैं। ठीक है। फिर कृषि और विनिर्माण क्षेत्र का, है ना, स्टेबल होना, ये भी एक गंभीर समस्या है कि अगर हम इस विजन 2030 विजन 2047, है ना, को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो कृषि और विनिर्माण क्षेत्र को, है ना, आर्थिक रूप से बहुत तेजी से प्रगति करना होगा। ठीक है। एक आज कृषि क्षेत्र इतना अत्यधिक निर्भरता है, लेकिन योगदान आप देखें तो सबसे कम है ना। विनिर्माण क्षेत्र जहां पर, ठीक है, सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन अभी भी विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा उतना डेवलप्ड नहीं है ना। कई सारे इसमें भी लूप होल्स हैं, समस्याएं हैं। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर बहुत तेजी से, है ना, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को, है ना, बढ़ाने का प्रयास हमें करना होगा। ठीक है। तो ये वो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। ठीक है। अब अंतिम में, है ना, हमें एक सुझाव प्रस्तुत करना है, सुझाव के आधार पर ही हम इसका कंक्लूजन दें। ठीक है। सुझाव कैसा? तो अधिक से अधिक तेजी से विनिवेश का लक्ष्य। ठीक है। विनिवेश से आशय है क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, तो आज भी बहुत सारे सार्वजनिक, है ना, उपक्रम है हमारे जो घाटे में है। बहुत से सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जहां पर कह लीजिए जिसकी उत्पादकता बेहतर नहीं है ना, जहां उत्पादन लागत अधिक है, ठीक है, और कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हो रहा है। तो ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों में, है ना, विनिवेश करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्रों को उनके साथ समाहित करने की आवश्यकता है, ताकि वे दक्ष हो सके, प्रतिस्पर्धी हो सके, है ना, और साथ ही साथ, ठीक है, वो एक लाभकारी, है ना, निकाय के रूप में स्थापित हो सके। ठीक है। फिर मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना, है ना। देश की जो इकोनॉमी है ये काफी हद तक डिपेंडेंट है किस पर? मिडिल क्लास पर। ठीक है। तो मिडिल क्लास के हित के लिए, है ना, आर्थिक नीतियां निर्धारित करना ये आवश्यक है हमारे लिए, कि कैसे मिडिल क्लास के बर्डन को कम किया जा सके। ठीक है। तो मिडिल क्लास के बर्डन को यदि कम करना है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी में सुधार करना होगा, जिसकी मांग लगातार की जा रही है। ठीक है ना। हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की, डायरेक्ट टैक्स की, हम बात करते हैं कि भाई देखिए मिडिल क्लास को कैसे राहत दिया गया, है ना, कि 7 लाख था पहले वार्षिक आय, 7 लाख था, है ना, जो छूट था आयकर में, उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया कि अब देखिए 12 लाख तक वार्षिक आय वाले लोग, है ना, टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में, है ना, बदलाव करने से कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, है ना, जीएसटी में जो समस्याएं हैं, जीएसटी से जुड़ी जो, है ना, कह लीजिए चैलेंजेस हैं, उन्हें एड्रेस करना होगा। ठीक है। इन समस्याओं का निराकरण लाना होगा, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिल सके। मिडिल क्लास के पास यदि हम पैसा सेव करा सकेंगे तो यही मिडिल क्लास है जो अर्थव्यवस्था में निवेश करेगा। निवेश तब करेगा जब उसके पास बचत हो, तो उसके बचत के लिए हमें नीतियां बनानी होगी, है ना। टैक्स बर्डन कम करना होगा। ठीक है। कुछ जरूरी चीजों, है ना, हमें जैसे पेट्रोल है, गैस है, इसमें सब्सिडी भी हमें देनी होगी, ताकि मध्यम वर्ग पर जो, है ना, बर्डन है ये कम किया जा सके। ठीक है ना। घरेलू निवेश या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ठीक तभी बढ़ सकता है जब मध्यम वर्ग इन बर्डन से मुक्त होगा। ठीक है।
फिर तीसरा है बुनियादी ढांचे में तेजी लाना है ना। बड़े पैमाने पर हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास को है ना बेहतर करना है। हालांकि इसके लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चालू किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पाइपलाइन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम, जिसके तहत 1,00,000 करोड़ रुपए है ना 1,00,000 करोड़ रुपए आधारभूत संरचनाओं के विकास में लगाए जाने हैं। ठीक है, तो इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को और कह लीजिए जमीनी स्तर पर और बेहतर तरीके से इसका क्रियान्वयन हो सके, है ना, इसका वित्तीय पोषण या फंडिंग कैसे हो रहा है ये हम सुनिश्चित कर सके और निर्धारित टारगेट में है ना हम अधोसंरचनाओं का निर्माण कर सके। ठीक है, इन चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ाना है, जिसके लिए अगेन कौशल विकास की आवश्यकता है, शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता है ना। शैक्षणिक प्रणाली में जो हमने बदलाव किया है, ठीक है, उसे हमें कह लीजिए उसे अब हमें रोजगार उन्मुखी बनाने में है ना जोर देना होगा कि कैसे शिक्षा से सीधा रोजगार को रिलेट किया जा सके या शिक्षा ऐसी हो जो सीधा रोजगार प्रदान कर सके। ठीक है, और निजी निवेश को हमें प्रोत्साहन देना होगा। ठीक है, निजी निवेश की बात आए तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है क्या, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा देश में, तो इससे उत्पादन बढ़ेगा, इससे रोजगार सृजन होगा, इससे है ना लोगों की आय में वृद्धि होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीवन निर्वाह स्तर लोगों का बेहतर होगा, है ना। तो इसके लिए आवश्यक है कि भारत में वो अनुकूल परिस्थितियां रहे सभी क्षेत्र में, है ना, जहां कोई भी विदेशी निवेशक आकर बिना किसी कह लीजिए बाधा या तकलीफ के निवेश करे, है ना, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को है ना बढ़ावा मिल सके। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यदि मजबूत करना है तो निवेश को बढ़ाना होगा, और निवेश को बढ़ाना है मतलब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ावा देना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो है ना प्रश्न है जो 15 नंबर में किया गया था, ठीक है, इसको हमें इन सभी बिंदुओं पर है ना प्रस्तुत करना है। एक संक्षिप्त परिचय पहले दे दिया, फिर उसके उद्देश्य को बता दिए, फिर चुनौतियां बता दिए, और फिर उसके क्या समझा दिए, सुझाव। ठीक है, तो ये था 2023 का हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर 5 का जो पार्ट 1 है ना। इसी क्रम में 2022 का, 21 का और 20 का है ना ये भी वीडियोस बहुत ही जल्द आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।